ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 71 से 80। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 71 शुद्ध आत्मा पाउडर। अध्याय 71 शुद्ध आत्मा पाउडर। हानली ने अपनी भौहें बंद कर ली और चुप रहे। उसने अभी अभी एल्डर ली की नब्ज लेना और उसकी जीभ और पुतलियों की जांच करना समाप्त किया था। उन्होंने एक सरसरी निर्णय लिया कि यह जहर विभिन्न जहरों का मिश्रण था, जो कि एरोमेटिक कूलिंग सिल्क के समान था जो उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था। हान ली के पास एक समय में एक प्रकार के जहर को लक्षित करके जहर को हटाने की क्षमता नहीं थी। वह केवल प्योर स्पिरिट पाउडर और अन्य अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करने का प्रयास कर सकता था। इस बारे में सोचते हुए हान ली ने गुप्त रूप से अन्य डॉक्टरों को शाप दिया, जिनके पास जहर निकालने का साहस नहीं था, और ऐसा दिखावा किया जैसे वे जांच कर रहे थे। इस प्रकार उसे इस कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। एक पल के बाद एल्डर झाओ खुद को रोक नहीं सके और पूछा, तुम छोटे बच्चे, क्या आप एल्डरली को बचा सकते हैं या नहीं? कुछ कहो। बुजुर्ग झाओ, आप बहुत अधीर हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि डॉक्टर हान कोई समाधान सोचने की कोशिश कर रहे हैं? अधिक धैर्य रखें। हान ली के उत्तर देने से पहले संप्रदाय नेता मा, जो पास में खड़े थे, ने एक बार फिर हान ली के सहयोगी होने का नाटक किया और एल्डर झाओ पर ताना मारा। बुजुर्ग झाओ ने घूरकर देखा और अपना मुंह खोला मानो कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन हान ली ने उसके बात शुरू करने का इंतजार नहीं किया। उसने हल्की सी खांसी दी और आगे की बातचीत रोक दी। हान ली की खांसी ने घर के अंदर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय हान ली को याद आया कि वह केवल 10 साल से थोड़ा अधिक का था, लेकिन वह कुछ हद तक हास्यप्रद रूप से एक बूढ़े व्यक्ति की तरह खांस रहा था। हालांकि स्थिति की विडंबना से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था और अब उस जोड़े का तर्क नहीं सुनना चाहता था। यह विभिन्न जहरों का मिश्रण है जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं इस जहर को पूरी तरह से हटा सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। जहर निकालने की प्रक्रिया जोखिम भरी है और इससे एल्डरली की मृत्यु भी जल्दी हो सकती है। क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं? हान ली ने अजीब होने का नाटक किया और अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया। उसके लिए ये बेहतर था कि वह जहर निकालने का प्रयास न करे, क्योंकि उसके सफल होने की संभावना बहुत अनुकूल नहीं थी। हान ली के शब्दों ने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। किसी ने भी सहमत होने की हिम्मत नहीं की और उसे तुरंत जहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि हान ली के अलावा कोई अन्य डॉक्टर एल्डरली को ठीक करने में सक्षम नहीं होगा। थोड़ी देर बाद एल्डरली की पत्नी लेडी ली ने अचानक पूछा, डॉक्टर हान, मेरे पति को बचाने में आपकी सफलता की दर क्या है? 50%। हान ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अच्छे से। डॉक्टर हान, कृपया उसे बचाने की पूरी कोशिश करें। अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो ये स्वर्ग की इच्छा के कारण होगा। मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, डॉक्टर हान। लेडी ली ने कोई झिझक नहीं दिखाए, अपना मन इतने निर्णायक तरीके से बनाया जिसकी हान ली को उम्मीद नहीं थी। दीदी, आप पुनर्विचार नहीं करेगी? मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा है, ये देखते हुए कि यह डॉक्टर बहुत छोटा है। बुजुर्ग झाओ थोड़ा चिंतित हो गए और लेडी ली को अत्यधिक आवेगी होने से रोकना चाहते थे। मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया है। यदि डॉक्टर हान ने जहर नहीं निकाला तो मेरे पति आज रात जीवित नहीं रहेंगे। जोखिम क्यों न उठाएं और प्रयास क्यों न करें, भले ही सफलता की केवल 50% संभावना हो। लेडी ली ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, यह है। बुजुर्ग झाओ एक भी शब्द में उत्तर नहीं दे सके। हान ली ने संक्षेप में अन्य व्यक्तियों पर नजर डाली और ये देखकर कि उन्होंने लेडी ली के फैसले का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपने औषधीय बैग से एक हरी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। शीशी के भीतर से उसने एक लाल औषधीय गोली निकाली। कोई गर्म पानी का कटोरा लेकर आए, इस गोली को पानी में घोलें और एल्डरली को इसे पिलाएं। मैं जाऊंगा।
हान ली की बात खत्म होने से पहले एक स्पष्ट और सुरीली आवाज सुनाई दी। जवाब देने के ठीक बाद लाल आंखों वाला झांग शियुए, जो पहले एक तरफ खड़ा था, बाहर निकलना शुरू कर दिया। ली फियू ने उसका पीछा करने से पहले विचलित होकर देखा। इससे हान ली को मदद नहीं मिली, लेकिन ली फेयू के प्रति बेलगाम तिरस्कार महसूस हुआ। एक क्षण बाद झांग शियाओ असहाय चेहरे के साथ अंदर आया, दोनों हाथ खाली थे। ली फियू उसके पीछे पीछे चल रहा था। ध्यान से उसने एक छोटा सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा पकड़ रखा था। कमरे के भीतर मौजूद भीड़ इस दृश्य को देखकर अपने दिलों में हल्की सी मुस्कान महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उनके चेहरे पर एक अच्छा शो देखने की खुशी झलक रही थी, जिससे झांग शियाओर का चेहरा लाल हो गया और एक गुलाबी लाल आभा उभर आई। उसके हाथ आपस में रगड़े एक दूसरे को असहाय और विनम्र बेटी की शक्ल दिखाते हुए। झांग शियाओर की प्रतिक्रियाओं ने कमरे में घबराहट के माहौल को कम कर दिया, जिससे उनके दिलों में तनाव कम हो गया। ली फियू ने सीधे लेडी ली को कटोरा दे दिया। डॉक्टर हान, कृपया सत्यापित करें कि क्या पानी का ये कटोरा पर्याप्त होगा। लेडी ली ने हान ली की राय पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। ये करेगा। हान ली ने सफेद कटोरे पर अपनी नजरें घुमाई। फिर उसने एक हाथ से कटोरा उठाया और औषधीय गोली पानी में फेंक दी। पलक झपकते ही पानी का पूरा कटोरा लाल रंग से रंग गया। एल्डर ली को इसे तुरंत पीने को कहें। महिलाएं अधिक सावधान रहती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये काम स्वीकार कर ले। हान ली ने अपना हाथ और कटोरा लेडी ली की ओर बढ़ाया। लेडी ली हान ली के अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत न करते हुए जल्दी से सहमत हो गई। उसके लिए हान ली का हर एक शब्द उसके पति के जीवन को प्रभावित करता है, तो वह ध्यान से कैसे नहीं सुन सकती थी। ये दवा क्या है? चौड़ी आंखों वाले बुजुर्ग झाओ ने घबराहट के साथ पूछा। कमरे में हर कोई यह सवाल जानना चाहता था, क्योंकि उसने लेडी ली को औषधीय पानी का बड़ा कटोरा बुजुर्ग ली के मुंह में डालते हुए देखा। यह एक प्रकार का मारक है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है। उम्मीद है यह एल्डरली के शरीर के भीतर मौजूद जहर के खिलाफ प्रभावी होगा। हान ली ने अपनी गहन दवा को कम महत्व देते हुए उत्तर दिया। वह नहीं चाहता था कि अन्य लोगों को प्योर स्पिरिट पाउडर के अस्तित्व के बारे में पता चले। उसके लिए कम प्रोफाइल रखना बेहतर होगा, ताकि यह आध्यात्मिक अमृत उसके लिए सिरदर्द न बने। खाना खाने में लगने वाले समय के बाद एल्डरली के चेहरे पर छाया हुआ अंधेरा हवा का पर्दा हटने लगा और धीरे धीरे हल्का हो गया। उसके शरीर पर जहर के दाग काले से हल्के हो गए और सिकुड़ने लगे। इन स्पष्ट परिवर्तनों के साथ यहाँ तक कि एक बाहरी व्यक्ति भी ये बताने में सक्षम होगा कि एल्डरली के शरीर में जहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, जिससे एल्डरली ठीक होने की राह पर आगे बढ़ रहे थे। ये देखने के बाद इस कमरे में मौजूद लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि उन्होंने हान ली को बिल्कुल नई रोशनी में देखा। केवल बुजुर्ग झाओ हान ली की ओर अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से मिटाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी नाक का उपयोग करके हल्की हेंग ध्वनि निकाली, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति काफी नर्म हो गई थी। ये देखकर कि कैसे उसने जहर को कम करने के लिए कोई अन्य कदम नहीं उठाया और फिर भी जहर गायब हो रहा था, हान ली भी चौंक गया। प्योर स्पिरिट पाउडर की प्रभावशीलता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उनका अगला विचार ये था कि शायद एल्डरली को पीड़ित करने वाला जहर उतना प्रभावशाली नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। इन सकारात्मक घटनाक्रमों को देखकर हान ली को कुछ चिंताएं थी, और इसके दो कारण थे। ऑडियो बुक 108 के साथ गहराई से जुड़े इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें। पहला कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जहर का प्रतिकार करने की प्रक्रिया में कुछ जोखिम होंगे, लेकिन जहर आसानी से खत्म हो गया। दूसरे लोग सोच सकते हैं कि उसने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है। क्या ये स्वयं के चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान नहीं होगा? दूसरे, यदि प्योर स्पिरिट पाउडर जहर को दूर करने में इतना प्रभावी था, तो यह उसके शरीर के भीतर जहर का इलाज कैसे नहीं कर सका? इससे उसे अपने शरीर के भीतर जहर के बारे में और भी अधिक गुस्सा और चिंता महसूस होने लगी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 72 विष दूर करना। अध्याय 72।
जहर हटाना हान ली ने चुपचाप शाप दिया, लेकिन उसने चुपचाप अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। औषधीय देवता के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसे कार्य करना था मानो उन्होंने सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध कर लिया हो। हान ली की शांत उपस्थिति ने उसे वहां मौजूद लोगों को धोखा देने में मदद की, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि औषधीय गोली की प्रभावशीलता उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थी और उन्हें उसके प्रति अधिक प्रशंसा महसूस हुई। संप्रदाय के नेता मां बहुत प्रसन्नतापूर्वक और हल्के दिल से मुस्कुराए, गर्व की भावना दिखाते हुए मानो हान ली पहले से ही उनके अधीनस्थ थे। वह वर्तमान में वह व्यक्ति था जिसे हान ली का समर्थन प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना थी, और परिणामस्वरूप वह उतनी ही खुशी और खुलकर हंसा। लेकिन कुछ ही समय बाद स्थिति में भारी बदलाव आया। अच्छा नहीं है, झांग शियाओ डर के मारे चिल्लाया। अंकल के चेहरे पर काली हवा फिर उभर रही है। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उनमें से कुछ लोग एल्डरली को करीब से देखने के लिए उत्सुकता से उसके आसपास इकट्ठे हो गए। बुजुर्ग झाओ उनमें से थे। झांग शियाओ की बात सुनकर हान ली को लगा कि उसका दिल क्षण भर के लिए रुक गया, लेकिन वह तुरंत इसमें शामिल नहीं हुआ। भी इसके बजाय वह सख्ती से बिस्तर के सामने की ओर सरक गया। लेडी ली एक तीव्र धारणा वाली सूक्ष्म महिला थी और उन्होंने जल्दी से दो कनिष्ठों को बिस्तर से दूर जाने और औषधीय भगवान हान के लिए जगह बनाने के लिए बुलाया ताकि वह निदान कर सके। हान ली, ये देखकर कि बिस्तर के पास एक जगह थी, स्थिति की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए शांति से चला गया। धूप की आधी छड़ी जलाने के लगभग लंबे समय के बाद हान ली को यकीन था कि जहर पूरी तरह से नहीं हटाया गया था, जिससे एल्डरली के चेहरे पर एक फीकी और अस्पष्ट काली हवा रह गई थी। अंतिम फैसले पर पहुंचने के बाद हान ली ने झांग शियाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया, ये सोचकर कि इस युवा महिला ने बिना किसी बात के हंगामा खड़ा कर दिया है। हान ली की निगाहों में थोड़ी सी अस्वीकृति थी, जिसे ली फैयू ने खोजा था, जो लगातार झांग शियाओ को घूर रहा था। उसने हान ली की नजर वापस कर दी। वह हान ली को अपने दिल की देवी को अपमानित करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। हान ली अवाक थे। ऐसा लगता था कि एक बार जब ली फैयू प्यार के जाल में फंस गया, तो वह अपने दोस्तों के मुकाबले अपनी प्रेमिका को महत्व देगा। हान ली ने अपना संयम वापस लौटाया और एल्डरली की स्थिति की जांच करना जारी रखा और एक साधारण व्यक्ति द्वारा परेशान होने से इनकार कर दिया, जो आसानी से एक महिला के बहकावे में आ गया था। बुजुर्ग ली के चेहरे पर शेष काली हवा के अलावा उनके शरीर पर जहर के धब्बे सोयाबीन के आकार तक पहुंचने पर और भी छोटे होने के बजाय अपना आकार बनाए रखते थे। शरीर में जहर बचा होने के कारण बुजुर्ग ली अभी भी बेहोश थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हान ली को पता था कि वह अंततः अपनी बैकअप योजना का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है और उसे अपने द्वारा बोले गए झूठ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह उनकी अपनी दूरदर्शिता प्रदर्शित करने का बिल्कुल सही समय था। साफ पानी से भरा एक बेसिन ले आओ, हान ली ने निर्विवाद स्वर में कहा। इस बार ये कार्य झांग शियाओ पर नहीं पड़ा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता मारोन बाहर निकल गया। हान ली ने पलटकर एल्डर कियान और संप्रदाय नेता मा से गंभीरता से कहा, इसके बाद मुझे अपनी मदद के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होगी, जो अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके एल्डरली के शरीर के भीतर जहर को कुछ प्रमुख एक्यूपॉइंट्स की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। फिर मैं रक्त को बाहर निकालने और जहर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक्यूपंक्चर सुई तकनीक का उपयोग करूंगा, जिससे जहर उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्या तुम दोनों इसे संभाल पाओगे? संप्रदाय के नेता मा की आंखें अनिश्चितता से चमक उठी, लेकिन वह फिर भी सहमत थे। दूसरी ओर बुजुर्ग कियान ने ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया और सीधे तौर पर सहमति व्यक्त की। आपको विशेष रूप से उन 2 लोगों का उपयोग क्यों करना है? क्या मैं मदद करने के योग्य नहीं हूँ? बुजुर्ग झाओ ने नाखुशी से पूछा, यह विश्वास करते हुए कि हान ली ने उसे कम आंका था। हान ली ने चुपचाप आह भरी, ये जानते हुए कि उसे इस जिद्दी आदमी को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। एल्डर झाओ जिस मिश्रित गोलाकार हाथ का अभ्यास करते हैं वह बाहरी मार्शल आर्ट तकनीकों पर आधारित होना चाहिए।
इस प्रकार आंतरिक शक्ति की शुद्धता के संबंध में मेरा मानना है कि संप्रदाय नेता मा और एल्डर कियान अधिक उपयुक्त हैं। हान ली ने धैर्यवान गर्म स्वर में कहा। यह है हान ली के चतुराईपूर्ण उत्तर के प्रति एल्डर झाओ के पास शब्द नहीं थे। हान ली को अब इस विदूषक के प्रति कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई और उसने कमरे में मौजूद बाकी लोगों से आदेशात्मक लहजे में बात की। संप्रदाय नेता मा और एल्डर कियान के अलावा कृपया सभी लोग अभी के लिए बाहर निकले। एल्डर ली से जहर निकालने की विधि लोगों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए पूर्ण मौन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें दूसरों से परेशान नहीं होना चाहिए। एक बार जब हान ली ने बोलना समाप्त कर लिया तो उसके शब्दों ने कमरे में मौजूद लोगों को मूर्खतापूर्ण महसूस कराया। लेडी ली सबसे पहले समझने वाली थी क्योंकि उन्होंने सम्मानपूर्वक एक वाक्यांश कहा था, मैं अपने पति को आपकी देखभाल में छोड़ती हूँ। वह सबसे पहले चुपचाप कमरे से बाहर निकली। इस जानकारी के मूल का लिंक ऑडियो बुक्स 108 में है। उदाहरण के तौर पर लेडी ली के साथ अन्य, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, केवल एक एक करके वापस लिविंग रूम में लौट सकते थे। मां रोन द्वारा साफ पानी का एक बेसिन वापस लाने के बाद हान ली ने तुरंत उसे बाहर निकाला और कमरे के दरवाजे को कसकर बंद कर दिया, जिससे भ्रमित लोगों की भीड़ कमरे के बाहर निराशा में एक दूसरे को देख रही थी। 1.25 घंटा बीत गया, लेकिन दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। हालांकि भीड़ को कमरे के अंदरूनी हिस्से से अलग करने वाली एकमात्र बाधा एक दरवाजा था, लेकिन भीतर से एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इस अजीब सी खामोशी के कारण समाचार की प्रतीक्षा कर रही लोगों की भीड़ चिड़चिड़ी और बेचैन हो गई। एक सुरागहर किसी के दिल में बिना शब्द के एक छाया छा गई, यहाँ तक कि लेडी ली, जो शुरू में शांत दिखाई दे रही थी, उनमें बेचैनी के कुछ संकेत थे। उग्र स्वभाव वाले बुजुर्ग झाओ का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जो लिविंग रूम में अनगिनत बार आगे पीछे घूम चुके थे। जब लिविंग रूम में मौजूद लोग अपना धैर्य पूरी तरह खो चुके थे, तभी कमरे का दरवाजा गाजी की आवाज के साथ खुला। भीड़ ने एक पल के लिए अपनी निगाहें उसी स्थान पर लाकर एकाग्र हो गई। थोड़ी सी चिंता के साथ माहौल तुरंत बोझिल हो गया। हान ली शांति से बाहर चला गया। उनकी थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन जब उन्होंने लोगों की भीड़ और उनकी तीव्र घूरती निगाहों को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब सब कुछ ठीक है। जहर का बचा हुआ हिस्सा पूरी तरह से हटा दिया गया है और रात के अच्छे आराम के बाद एल्डरली कल किसी समय होश में आ जाएंगे। हान ली ने ये शब्द बड़े आत्मविश्वास से कहे। वास्तव में उसने स्वयं यह नहीं सोचा था कि जहर निकालने का काम इतनी आसानी से हो जाएगा और जरा सी भी जटिलता नहीं होगी। इन शब्दों को सुनने के बाद लेडी ली और अन्य लोगों ने एक एक करके मुस्कुराहट प्रकट की। उनका मूल रूप से निराशाजनक रवैया पूरी तरह से दूर हो गया। कई आवेगशील लोग अंदर घुसकर देखना चाहते थे, लेकिन हान ली ने हाथ बढ़ाकर उन सभी को रोक दिया। बुजुर्ग ली का शरीर इस समय बहुत कमजोर है और जहर को तेजी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोगों या तेज आवाज से बचना सबसे अच्छा है। संप्रदाय के नेता मां और बुजुर्ग कियान ने बड़ी मात्रा में आंतरिक शक्ति खर्च की है और वर्तमान में अपनी श्वास को फिर से समायोजित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जितने कम लोग प्रवेश करें, उतना अच्छा है। सबसे अच्छी स्थिति तो ये होगी कि केवल लेडी ली ही प्रवेश कर सके, हान ली ने लेडी ली को गंभीरता से बताया। इन समाचारों को सुनने के बाद लेडी ली के मन में संभवतः कोई अन्य विचार नहीं आया। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और हान ली को धन्यवाद व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह जल्द ही अपने पति को अपनी आंखों से देखने के लिए अकेले ही कमरे में चली गई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 73 ली फेयर्स के विचार अध्याय 73 ली फीयू के विचार घर में प्रवेश करने पर लेडी ली को तेज गंध महसूस हुई और उन्होंने देखा कि संप्रदाय के नेता मां और एल्डर कियान अपनी आंखें बंद करके बिस्तर के सामने क्रॉस लेग करके बैठे हैं और अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में हैं। दोनों लोगों के बीच की जगह में काले खून के एक बेसिन से भयानक बदबू आ रही थी। हान ली के अनुसार बुजुर्ग ली के इलाज में उन्होंने जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की थी, उसके कारण उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। लेडी ली का हृदय अचानक उन दोनों व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता से भर गया।
हालांकि वह मार्शल आर्ट नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा और सुना था, उसके अनुसार वह दो लोगों को परेशान करने से बेहतर जानती थी और उसने जल्दी से अपने कदम धीमे कर दिए, हल्के से बिस्तर के सामने आ गई और बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की ओर देखने लगी। चादरें। उसने केवल बुजुर्ग ली को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखा। उसकी भौहों के बीच का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था, हालांकि उसका चेहरा अभी भी हरा पीला दिख रहा था। काली ख्यूई चली गई थी और शरीर पर जहर के धब्बे भी गायब हो गए थे और अपने पीछे छोटे छोटे निशान छोड़ गए थे जो मानव आंखों के लिए लगभग अदृश्य थे। ये देखकर कि जहर लगभग पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेडी ली खुशी से रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछ लिए। उसे याद आया कि उसे वापस जाकर हान ली को फिर से धन्यवाद देना चाहिए, और इस तरह उसने तुरंत खुद को संभाला और चुपचाप वापस लिविंग रूम में चली गई। एक बार जब वह एल्डरली के कमरे से बाहर निकली तो उसे तुरंत लोगों ने घेर लिया, जिन्होंने उन पर सवालों का दौर शुरू कर दिया जो कभी खत्म नहीं हुए, इसलिए उन्हें हानली को देखने का मौका नहीं मिला। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस तथ्य पर आश्चर्यचकित थी कि हानली अनुपस्थित था, इसलिए उसने जल्दी से मारोंग और अन्य लोगों से पूछा कि वह कहाँ गया था। इस जानकारी के मूल का लिंक ऑडियो बुक्स 108 में है। उनके उत्तर को सुनने के बाद लेडी ली को एहसास हुआ कि हानली ने एक क्षण भी अधिक न रुकते हुए, चतुराई से माफी मांगते हुए जाने से पहले एक कायाकल्प करने वाली दवा दी थी। ये सुनने के बाद लेडी ली काफी देर तक अवाक रह गईं, लेकिन अपने दिल में उन्होंने पहले ही एक दृढ़ निर्णय ले लिया था। उसने फैसला किया कि एक बार जब एल्डरली का शव बरामद हो जाएगा तो दंपति, पति और पत्नी को व्यक्तिगत रूप से हानली से मिलना होगा और एल्डरली की जान बचाने के लिए धन्यवाद में एक बड़ी राशि देनी होगी। लेडी ली ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कमरे में औषधीय देवता हानली के अलावा एक और व्यक्ति गायब था। ली फियू एक निरंतर छाया की तरह झांग शियाओर के आसपास रहने के बजाय वहां से चली गई थी। कुछ अस्पष्ट छोटी सड़क के किनारे हानली, जो हाल ही में एल्डरली के घर से निकला था, अपने सिर के नीचे हाथ रखकर घास पर लेटा हुआ था और एक हरे भरे और घने पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने 1000 तक गिनती पूरी की, एक काली छाया अचानक उसके शरीर पर आ गिरी। वह बहुत आक्रामक हो गया, मानो उसे इस उपद्रव से बहुत चिढ़ हो। अरे, यहाँ गड़बड़ी करना बंद करो। ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी हम मिलते हैं आप हमेशा मुझ पर झपटने की कोशिश करते हैं? मैं झांग शियाओर नहीं हूँ। हान ली के बोलने के बाद काली परछाई हवा में फुर्ती से घूमी, पंख की तरह हल्के हान ली की तरफ उतरी। उसकी मुद्रा अत्यधिक सुंदर थी। ये बिल्कुल ली फियू ही था जिसने उसका पीछा किया था। हान ली, क्या महिला झांग शियाओर की तुलना में आपकी वह काली और सांवली शक्ल पूरी तरह से शर्मिंदा नहीं होगी? उनकी बातें सुनने के बाद ली फेयू चिढ़ गई और धीरे से अपने दाहिने पैर के अंगूठे को उठाकर हानली के नितंबों पर डांटने के अंदाज में प्रहार किया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर हान ली ने अपनी आंखें घुमाई और सहजता से खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे वरिष्ठ शिष्य ली अपने दोस्तों से ज्यादा अपने प्रिय को महत्व देते हैं। जब मित्र बनाने की बात आती है तो मैं सचमुच विवेकपूर्ण नहीं हूँ। बकवास बंद करो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? आपको ये जानना होगा कि आखिरकार मुझे झांग शियाओर के करीब आने का एक दुर्लभ अवसर मिला, लेकिन मैं आपसे मिलकर इसे बर्बाद कर रहा हूँ। यदि आप कुछ सार्थक नहीं कह सकते तो यह मत सोचिए कि आप इससे बच पाएंगे। ली फियू हानली से व्याकुल और बहुत क्रोधित लग रहा था क्योंकि उसे अचानक बुला लिया गया था। क्या मैंने तुम्हें बाहर बुलाया था? मुझे भी इसका पता कैसे नहीं चला? क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से यह कहा था? हान ली ने जानबूझकर अपने आश्चर्य को बड़ा चढ़ाकर बताकर चौंकने का नाटक किया। जब तुम कमरे से बाहर आए तो तुमने मुझे आंख मारी। केवल एक अंधे व्यक्ति ने इसे नहीं देखा होगा। घुमा फिरा रोक। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे वास्तव में वापस लौटना होगा। अगर ली फियू जाना चाहता था तो वह पीछे मुड़ गया, जिससे हान ली यह नहीं बता सका कि उसका रवैया धोखा था या नहीं। हान ली ने अपने दोस्त को चिढ़ाना जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी।
उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उन्होंने ली फेयू से सख्ती से कहा, मुझे हस्तक्षेप करने के लिए दोषी मत ठहराओ। आपका मित्र होने के नाते मैं कुछ पुष्टि करना चाहता हूँ। क्या झांग शियाओर को पता है कि आप एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल ले रहे हैं और आपके पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल बचे हैं? ये शब्द सुनकर ली फियू चुप हो गए। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया, खून का कोई निशान नहीं दिख रहा था। हान ली ने धीरे से आह भरी, ये जानते हुए कि उसे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर केवल ली फियू की अभिव्यक्ति में ही स्पष्ट था। आपको हमेशा मेरे मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? ली फियू की अभिव्यक्ति बेहद दुखद थी। आखिरकार एक लंबे पीड़ादायक विराम के बाद वह बोल रहे थे। हान ली ने ली फियू के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से दूसरे के कंधे को थपथपाया, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। आपने पहले भी सुना होगा कि अगर आप इस तरह के रिश्ते में बहुत अधिक निवेश करेंगे तो आपके दुख और बढ़ेंगे। ली फियू के कुछ हद तक शांत होने के बाद हान ली ने आखिरकार अपने मन की बात कही। उन्होंने इसे समझदारी भरे लहजे में कहा, जिससे ली फियू एक पल के लिए रुक गए। हान ली ने गर्मजोशी से कहा, इससे पहले कि आप बहुत गहराई में गिरे, मैं आपको जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको भविष्य में कम दर्द सहना पड़े। ली फेयू ने हान ली की आंखों में एक अजीब नजर डाली। क्या तुम्हें कोई समस्या है? हान ली से पूछा। वह ली फियू की नजर से परेशान हो गया और जल्दी से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अरे छोटे बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है कि तुम इस तरह बोल सकते हो? जब रिश्तों की बात आती है तो आप ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे कि आप एक बूढ़े गुलाबी हाथ थे? मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें पहले ही किसी महिला के प्यार का अनुभव हो चुका है। ली फियू ने अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। बिल्कुल नहीं, ये शब्द किताबें पढ़ने से आते हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत उचित हैं, इसलिए मैंने आपको चीजें समझाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। ओह, तो यह वैसा ही है, मैं कहता हूँ। मेरे जैसा असंयमित और स्वाभाविक रूप वाला आकर्षक व्यक्ति दिल के मामलों के बारे में कम कैसे जान सकता है? क्या मुझे आपकी लंबी आलोचना की आवश्यकता है? हमारा रिश्ता केवल मेरे दिमाग में मौजूद है। ली फियू ने एक लंबी आह भरी, लगातार अपनी छाती को थपथपाया जैसे कि उसे कोई बड़ा डर लगा हो। हान ली अवाक थे। क्या इस मूर्ख के ठीक होने का तरीका बहुत तेज नहीं था? वह बस जीने और मरने और के बारे में बात कर रहा था। पलक झपकते ही वह एक बार फिर बेवकूफ की तरह हंस रहा था, फिर भी एक भावुक व्यक्ति। लेकिन हान ली खच्चर की तरह जिद्दी था और उसने पूछा, क्या आप वास्तव में झांग शियाओर को छोड़ रहे हैं? जब आप उसे दूसरे के आलिंगन में देखेंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। ली फियू की चक्करदार उपस्थिति तुरंत बेहद ठंडी हो गई। हत्या के इरादे से भरकर उसने घोषणा की, मैं उस किसी का हाथ काट दूंगा जो झांग शियाओर को छूने की हिम्मत करेगा। मुझे मरने के बाद होने वाली चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, लेडी झांग शियाओर मेरी है। उनके शब्दों का लहजा किसी को भी ठोस बर्फ में बदल सकता था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 74 शाही उड़ान तकनीक। अध्याय 74 शाही उड़ान तकनीक। हान ली ने ली फियू के दबंग चेहरे को सम्मान से देखा और चुप रहे, न जाने क्या कहा। अचानक ली फियू की प्रभावशाली हवा अचानक वापस ले ली गई, जिससे वह वापस अपने हर्षोल्लास में लौट आया। उसने अचानक हान ली की ओर आंख झपकाए और जोर से कहा, आप क्या सोचते हैं? क्या मेरी प्रभावशाली हवा यथार्थवादी नहीं थी? क्या ये प्रभुत्व की ऐसी हवा एक दुर्जय गुण से भरा हुआ नहीं था कि इसने आपको मेरी इस हद तक प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया कि आप प्रशंसा में खुद को साष्टांग प्रणाम करने लगे और तुरंत आपके दिल में मेरे प्रति अपनी वफादारी और समर्पण की प्रतिज्ञा करने का संकल्प हो गया? इन अहंकारी शब्दों को सुनकर हान ली फूट फूट कर हंसने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह वास्तव में ली फियू के दृढ़ शब्दों से प्रभावित हुआ था। हालांकि ली फियू के अंतिम शब्दों ने उसे तुरंत उसके असली रंग में लौटा दिया। हान ली ने थोड़ी देर के लिए उसे कठोरता से देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, दुर्जय चरित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम और भी अधिक कायर हो। ली फेयू को इस कठोर आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसके बजाय वह बहुत ही लापरवाह तरीके से जोर जोर से हंसने लगा, जाहिर तौर पर बहुत खुश था कि वह हान ली को इस तरह से हेरफेर कर सका। हालांकि हान ली ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया, और जब ली फियू अभी भी हंस रहे थे, उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं पहले ही आपकी दुर्दशा के बारे में याद दिला चुका हूँ, जिसे आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर गंभीरता से पूछूंगा, क्या आप अपनी मार्शल आर्ट को दूर करने के इच्छुक होंगे? यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं अभी भी आपके जीवन को कुछ और वर्षों तक बढ़ाने में सक्षम हो सकता हूँ, जिससे आप लंबे समय तक झांग शियाउर के साथ रह सकेंगे। क्या आप सचमुच इस विकल्प पर विचार नहीं करेंगे? ली फियू की हंसी अचानक रुक गई। उसका चेहरा गहरा हो गया और उसकी आंखें हान ली में बुरी तरह चुभ गईं, जिसने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन हान ली की अभिव्यक्ति वैसी ही रही और उसने अपनी निगाहें वापस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय के बाद ली फेयू ने अपनी आंखों से भेदक दृष्टि हटा ली। उसका रंग रूप बहुत बेहतर स्थिति में लौट आया। हान ली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं निश्चित रूप से स्वेच्छा से अपनी मार्शल आर्ट को त्यागने पर विचार नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप मेरी तलाश कर रहे हैं, लेकिन दोबारा इस बारे में जिक्र न करें, ठीक है? उसने अडिग रुख के साथ कहा। उनके शब्दों में विनती का स्वर था। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं मुर्गे के खिलाफ जीतने की ताकत के बिना भी एक औसत दर्जे का व्यक्ति बन जाऊं तो झांग शियाउर मुझे आदर दे पाएगा? ली फियू ने मजाकिया लहजे में पूछा। हान ली अवाक थे। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, और उसकी आंखें उस छोटी सड़क पर थीं जहां से ली फेयू आया था। एक पल शांति से चारों ओर देखने के बाद, उसने कहने के लिए अपना मुंह खोला, चूंकि आपने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है, तो मैं अब आपको अन्यथा मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। जल्दी करो, तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए। उम्मीद है आप और लेडी झांग शियाउर एक खुशहाल जोड़े बन सकते हैं। हान ली के शब्दों पर ली फियू का चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से ढक गया। उन्होंने हान ली के कंधे को कई बार जोर से थपथपाया। अच्छा भाई, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं सुनना पसंद करता हूँ। आज की तारीख में ये वे शब्द भी हैं जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा। कुछ छलांगों के साथ वो एक छोटी सी सड़क पर गायब हो गया, उसकी छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई। ओह, कितना दर्द हो रहा है। हान ली ने तुरंत उसके कंधे को पकड़ लिया। ली फियू के कई थप्पड़ों ने गुप्त रूप से आंतरिक शक्ति को समाहित कर लिया था, जिससे उसका कंधा तुरंत सूज गया जब तक कि वह एक छोटे लाल जूड़े जैसा दिखने लगा। इस बार उनकी तकलीफ छोटी नहीं थी। ऑडियो बुक 108 के साथ गहराई से जुड़े इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें। इस मूर्ख ने वास्तव में प्रतिशोध लेने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग किया क्योंकि मैंने उसकी दुखती रग पर कुठाराघात किया था। हान ली ने औषधीय पेस्ट निकालते समय दर्द से कराहते हुए सोचा। उसने पेस्ट को अपने कंधे पर फैलाने के लिए अपना ऊपरी वस्त्र उतार दिया। उसकी चोट ठीक करो। सांस। बड़ी मुश्किल से मैं आखिरकार कोई अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मेरा अंत इसी तरह होता है। मैं वास्तव में अच्छे कर्म करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मुझे संभवतः अपनी जादुई तकनीकों को समझने के लिए वापस आना चाहिए। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं इस घटना का बदला लूंगा, हान ली ने झुंझलाहट के साथ सोचा। काफी समय बीत जाने के बाद हान ली 18 साल का हो गया। इस अवधि में सेवन मिस्ट्री संप्रदाय और फर वुल्फ गैंग ने तब तक लड़ाई जारी रखी जब तक कि उन्होंने अंततः एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा नहीं कर दी। तब से दोनों शक्तियों के बीच सीमा पर कई छोटी झड़पें और बड़ी झड़पें हुई थीं। हान ली सहित सभी शिष्य इन लड़ाइयों से प्रभावित हुए, जिससे हान ली को अंतहीन दुख और दुख का अनुभव हुआ। चोटों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप घाटी के बाहर लगी बड़ी घड़ी की घंटियां सामान्य से अधिक बार बजने लगी, जिससे हान ली को कुछ कठिन औषधीय तकनीकों का अभ्यास करने का अवसर मिला, जिससे उन्हें अपनी औषधीय विशेषज्ञता में काफी प्रगति हुई। लेकिन हान ली के जादुई हाथों से, जो मृतकों को वापस जीवित करने में सक्षम लग रहे थे, फिर भी कुछ उच्च रैंकिंग वाले संप्रदाय के सदस्य थे जिन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया था।
वे या तो युद्ध के मैदान में मारे गए या अग्रिम पंक्ति से वापस आते समय हानली को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका नहीं दिया। यह इस कारण से भी था कि दोनों पक्षों ने अपनी युवा प्रतिभाओं को प्रकट किया, जिन्होंने अपने मृत साथियों की स्थिति संभाली। इन प्रतिभाशाली युवाओं में फर वुल्फ गैंग से वुशा सांगयंग एरबाओ और सेवन मिस्ट्री संप्रदाय से जी शुआंगक सियुनक शामिल थे। इन प्रतिभाशाली युवाओं में ली फियू भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जी यिझांग का सिर काट दिया था और इस प्रकार उन्हें बाहरी ब्लेड डिवीजन के डिवीजन प्रमुख का सम्मानित पद प्राप्त हुआ था। ली फियू को पहले से ही उच्च प्राधिकारी व्यक्ति माना जा सकता है। झांग शियाओर के साथ उनका रिश्ता भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पहले से ही उस बिंदु तक जहां शादी की चर्चाएं होने लगी थी। आगामी शादी के बारे में जानते हुए हानली केवल आहें भर सकता था। कौन जान सकता है कि ली फियू जो कर रहा था वह सही था। आखिरकार वह ली फियू नहीं था और न ही हानली उसके जूते पहनकर चला था। इस प्रकार हानली ली फियू के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ था, लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर हानली को ये जानते हुए भी कि उसकी मृत्यु निकट थी, अपने प्रियजन से शादी के लिए हाथ मांगने का साहस नहीं हुआ होगा। परिणाम स्वरूप हानली केवल मूक बधिर होने का दिखावा कर सका। वह जानता था कि चाहे वह ली फियू के कितना भी करीब क्यों न हो, कुछ सीमाएं थी जिन्हें वह पार नहीं कर सकता था। ली फियू उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए निश्चित रूप से हानली को उसकी पसंद पर विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला घटित हुआ, जिसने उन्हें अपना अधिकांश ध्यान भटकाने के लिए मजबूर कर दिया। अनगिनत असफलताओं के बाद हानली ने अंततः शाही उड़ान तकनीक का उपयोग करना सीख लिया। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक स्वर्ग की आंख तकनीक के समान थी। ये दोनों पूरक तकनीकें थी और इन्हें दूसरों के बजाय केवल अपने शरीर पर ही किया जा सकता था। हालांकि इसका व्यवहारिक उपयोग हेवंस आई तकनीक से काफी हद तक बेहतर था। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक का उपयोग करने के बाद हानली को लगा कि उसका शरीर अबाबिल की तरह हल्का हो गया है। बस जमीन पर अपने पैर के अंगूठे को हल्के से थपथपाने से वह बिना थोड़ा सा भी प्रयास किए कई दसियों फीट तक चमकने में सक्षम हो गया। इसके अलावा हवा में तेज गति से दौड़ने की अनुभूति इतनी व्यसनकारी थी कि हानली रोजाना 5 या 6 बार बेतहाशा घाटी के चारों ओर दौड़ता था। अपनी छोटी सी लत के अलावा वो क्विंगोंग का विशेषज्ञ बन गया। क्विंगोंग एक चीनी मार्शल आर्ट तकनीक है जिसमें दीवार के सहारे एक तख्ते पर दौड़ना शामिल है। बुक्सिया में अभ्यासकर्ता अंततः पानी पर चलने और पंख की तरह हल्के रंग की यात्रा करने में सक्षम होता है, आदि। बेशक ये त्वरण शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स तकनीक का उपयोग करके प्राप्त त्वरण से भिन्न था। स्मोक स्टेप्स को स्थानांतरित करना संप्रदाय की गुप्त तकनीक थी, जिसने कम दूरी के भीतर गति बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में शक्ति का उपयोग करके असंभव को संभव बना दिया। इस प्रकार की गति तकनीक केवल संकीर्ण स्थानों में ही अपनी सबसे बड़ी क्षमता प्रकट कर सकती है। इसके विपरीत इंपीरियल फ्लाइट तकनीक ने धीरे धीरे अपने निष्पादन के दौरान थोड़ी मात्रा में जादुई शक्ति का उपयोग किया, जिससे शरीर पर बोझ कम हो गया। हानली बिना इच्छा के बेतहाशा दौड़ने में सक्षम था, उन लक्षणों में से कोई भी विकसित होना जो आमतौर पर तब प्रदर्शित होते थे जब शरीर अत्यधिक तनाव से गुजर रहा हो। इसके अलावा ये तकनीक तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी जादुई शक्ति खत्म नहीं हो जाती या जब तक वह स्वेच्छा से जादुई शक्ति देना बंद नहीं कर देता। परिणाम स्वरूप इंपीरियल फ्लाइट तकनीक एक आवश्यक तकनीक थी जिसका उपयोग आमतौर पर निम्न स्तर के कृषकों द्वारा भूमि पर यात्रा करते समय किया जाता था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 75 जादुई तकनीकों का उपयोग करना। अध्याय 75 जादुई तकनीकों का उपयोग करना। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक में महारत हासिल करने के बाद से हानली अन्य 2 जादुई तकनीकों सोल लॉक टेलिस्मैन और टेलीकिनेसिस तकनीक की क्षमता से और भी अधिक उत्सुक हो गए थे। इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में समय और ऊर्जा खर्च की, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वह इंपीरियल फ्लाइट तकनीक की तरह अचानक सफलता हासिल कर सकता था और अंतर्दृष्टि की झलक हासिल कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें।
लेकिन मूल्यवान शोध पर कुछ समय बिताने के बाद हान ली को पता चला कि वह इन दो तकनीकों का उपयोग करने में असमर्थ थे। ऐसा हान ली के संविधान में अंतर्निहित दोष के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका शरीर किसी भी तकनीक के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, सोल लॉक तावीज एक प्रकार का आकर्षण था जिसे व्यक्ति को पहले से तैयार करना पड़ता था। हान ली ने पीले कागज का उपयोग किया, जिसे उन्होंने पास के एक छोटे शहर से खरीदा था, और पुस्तक के निर्देशों का पालन करते हुए एक लेखन ब्रश के साथ पैटर्न बनाया। हालांकि किताब में यह नहीं बताया गया है कि ताबीज बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। वह डॉक्टर मो के चांदी के रंग के ताबीज के बारे में सोचता रहा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस कीमती और शानदार चांदी के पाउडर का उपयोग अपनाया। ये सामग्री प्रभावी थी या नहीं, हान ली को नहीं पता था, लेकिन उसके घर के बने तावीज जल्द ही किताब में पाए गए चित्रों की तरह दिखने लगे। कितनी शर्म की बात है। हालांकि तावीजों की शक्ल एक जैसी थी, फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। जब भी हान ली ने सक्रियण मंत्र का प्रदर्शन किया, जादुई तावीज पर लेखन एक चमकदार चांदी की रोशनी का उत्सर्जन नहीं करेगा, जो तब दिखाई दिया था जब डॉक्टर मो ने सोल लॉक तावीज का उपयोग किया था। कुछ भी अजीब या असामान्य नहीं हुआ। ये पूरी तरह से विफलता थी, जिसके कारण वह एक ऐसी स्थिति में फंस गए जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह नहीं जानता था कि उसकी असफलता मंत्र का जाप करने में हुई त्रुटि के कारण थी, ये समझने में असमर्थता थी कि इसे कैसे करना है, या तावीज बनाने में हुई गलती के कारण। लेकिन हाल ही में हुई जांच के बाद कुछ और ही नतीजा सामने आया। सामग्री, लोककथाओं और जादुई तकनीकों के बारे में गहन अध्ययन के बाद हान ली ने अंततः पाया कि कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तावीज ऐसी वस्तुएं नहीं थे जिन्हें सामान्य मनुष्य पहचान सके। वे साधारण कागजों और सामग्रियों से नहीं बने थे, बल्कि ऐसी सामग्रियों से बने थे जिन्हें केवल कृषक ही जानते होंगे कि उन्हें तावीज में कैसे संसाधित किया जाए। ये सामग्रियां केवल विशेष क्षेत्रों में ही पाई जा सकती थी, जो केवल कृषकों के लिए ही सुलभ थी। इस वजह से भले ही उसने मंत्रोच्चारण का कार्य पूरी तरह से कर लिया था, फिर भी वह कभी सफल नहीं हुआ। टेलीकिनेसिस तकनीक ने भी इसी तर्क का पालन किया। हान ली का मानना था कि वह जिस भी वस्तु को आकस्मिक रूप से चुनता है, उस पर टेलीकिनेसिस तकनीक डाल सकता है। उन्होंने सामान्य घरेलू वस्तुओं जैसे चाकू, ब्लेड आदि पर अभ्यास किया, लेकिन हर प्रयास में असफल रहे। लेकिन अब जब हान ली को अधिक जानकारी हो गई, तो अंततः उन्हें समझ में आ गया कि टेलीकिनेसिस तकनीक केवल उन वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है जो विशेष रूप से कृषकों के लिए तैयार की गई थी। ये सामान्य वस्तुओं पर काम नहीं करेगा। परिणामस्वरूप हान ली ने डॉक्टर मो से प्राप्त अजीब और विचित्र वस्तुओं को ले लिया, जिसमें सोल ल्यूरिंग क्लॉक और 7 सोल डिवोरिंग तकनीक में इस्तेमाल होने वाले 7 चांदी के चाकू शामिल थे, और उन्हें टेलीकिनेसिस तकनीक के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ प्रयोगों के बाद तकनीक को निष्पादित करने के लिए एक भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सका। इससे हान ली बेहद निराश हुए। इनमें से किसी भी वस्तु का उपयोग टेलीकिनेसिस तकनीक के साथ नहीं किया जा सकता है। उसके पास तब तक रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब तक उसे कोई उपयुक्त वस्तु न मिल जाए। टीएल द सोल ल्यूरिंग वॉच वह घड़ी है जिसका उपयोग हान ली और डॉक्टर मो क्रुप्ट सोल को नियंत्रित करने के लिए करते थे, चूंकि वह जानता था कि उसकी समस्या सोल लॉक टेलिस्मैन और टेलीकिनेसिस तकनीक के लिए उपयुक्त वस्तुओं की कमी थी। हान ली केवल अपना ध्यान कहीं और स्थानांतरित कर सकता था। उनका इरादा अन्य गुप्त मार्शल आर्ट कौशल और जादू तकनीकों को लेने का था, ताकि उन्हें संयोजित किया जा सके और अपनी ताकत बढ़ाई जा सके, जिससे उन्हें नई ऊंचाई मिल सके। अपेक्षाकृत कम समय में स्तर। इस जंगली कल्पना का मनोरंजन करने के बाद हान ली ने एक बार फिर अपना कड़वा और कठिन प्रशिक्षण फिर से शुरू किया। उन्होंने कई छोटी छोटी उपलब्धियां तेजी से पूरी की। कई प्रयासों के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स तकनीक और इंपीरियल फ्लाइट तकनीक को एक साथ जोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इसे एक सम्मेलन के रूप में सोचा था, वास्तव में ये सिर्फ इंपीरियल फ्लाइट तकनीक थी जिसके बाद स्मोक स्टेप्स को स्थानांतरित किया गया था।
दोनों तकनीकों के सामंजस्य और अनुकूलता को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना पड़ा, अन्यथा गलतियां आसानी से हो जाएंगी। इस कारण से हान ली ने इन पहलुओं पर काफी ऊर्जा और ध्यान लगाया। लेकिन इसके साथ ही वह इंपीरियल फ्लाइट तकनीक की कमियों और शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स की भारी ऊर्जा खपत को दूर करने में सक्षम हो गए और धीरे धीरे दोनों तकनीकों में सुधार किया। जब भी वह अप्रत्याशित रूप से अगले स्थान पर स्थानांतरित होता था, तो वह बिजली और आग के मिश्रण के रूप में प्रकट होता था, विभिन्न स्थानों पर प्रकट होता था और गायब हो जाता था। कुछ ही समय बाद हान ली को फायरबॉल तकनीक के एक अलग अनुप्रयोग पर एक नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। आमतौर पर उपयोगकर्ता दुश्मन की ओर छोटे आग के गोले को लॉन्च करने के लिए अपने स्वयं के जादू का उपयोग करेगा। हालांकि यह तकनीक का मूल कार्य था, हान ली ने सोचा कि यह तकनीक की सीमा नहीं थी। एक आंदोलन विशेषज्ञ आसानी से छोटे आग के गोले से बचने में सक्षम होगा, जो धीरे धीरे उड़ने की जादुई शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार जियांगहू के कृषकों के खिलाफ करीबी क्वार्टर में लड़ने की हान ली की क्षमता सीमित हो जाती है। वह आकर्षक फायरबॉल तकनीक को ढालने के लिए मूल रूप से आवश्यक ऊर्जा का केवल आधा ही उपयोग कर सकता है। जब आग का गोला दिखाई देता था, तो उसे सीधे गोली मारने के बजाय वह पहले उसकी विनाशकारी अजेय शक्ति का लाभ उठाते हुए एक छोटे ब्लेड की तरह अपने हाथों से उसे नियंत्रित करता था। हान ली को विश्वास था कि वह अपनी अत्यधिक संशोधित तकनीक से किसी भी कुशल प्रतिद्वंद्वी को आसानी से मार सकता है। अपने नए तुरुप के पत्तों पर भरोसा करने के साथ हान ली अंततः आराम कर सकता था। उसे अब अपनी क्षमता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंततः वह इतना आश्वस्त हो सका कि हान ली के शरीर के भीतर जहर की दवा पाने के लिए लैन प्रांत की यात्रा कर सके। लैन प्रांत डॉक्टर मो का पिछला घर था। हालांकि यह पहली बार है कि इसका नाम उल्लेख किया गया है। अपनी तकनीकों को बेहतर बनाने के अलावा हान ली कीमती जड़ी बूटियों का इलाज इस तरह कर रहा था जैसे कि वे स्नैक्स हो। उन्हें खाकर शाश्वत वसंत कला की 8वीं परत को तोड़ दिया और इस तरह अपनी जादुई शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया। बस अपनी जादुई शक्ति के वर्तमान घनत्व के आधार पर हान ली ने अपने मूल भौतिक रूप में यू ज़ेटोंग को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तकनीकों के मामले में हान ली खुद की तुलना उससे नहीं कर सके। जब यू ज़ेटोंग अपने कबीले में खेती कर रहा था, तो उसने अपने वरिष्ठों से संकेत प्राप्त किए थे और अपने साथियों के साथ नोट्स का आदान प्रदान किया था। वह आधी बोतल सिरके वाले हान ली से कहीं अधिक ताकतवर था। हान ली को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर होती भी तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह विश्वास कर सके कि एक या दो बुनियादी जादुई तकनीकें सीखने से वह अन्य साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और समतल जमीन पर खड़ा हो सकेगा। उनके वर्तमान शत्रु अभी भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के नश्वर लोग थे, जियांगहू के कृषक नहीं। परिणाम स्वरूप हान ली अहंकारी नहीं थे, इसके बजाय वह केवल अपनी सफलता का आनंद ले रहा था। जैसे ही वह 7 रहस्य संप्रदाय को छोड़ने का बहाना ढूंढने की तैयारी कर रहा था, फरवुल्फ गैंग ने अचानक शांति वार्ता आयोजित करने का सुझाव दिया। जब ये खबर फैली तो इससे 7 रहस्य संप्रदाय में खलबली मच गई। हाल की लड़ाइयों में फरवुल्फ गैंग का दबदबा था, जो लगातार 7 मिस्ट्री संप्रदाय पर दबाव बना रहा था। ऐसी परिस्थितियों में फरवुल्फ गैंग शांति वार्ता में क्यों शामिल होना चाहेगा? क्या ये संभव था कि कोई छिपी हुई चाल थी? इससे कई लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया। थोड़े ही समय में 7 रहस्य संप्रदाय के भीतर शांति वार्ता को स्वीकार करने और अस्वीकार करने की मांगे लगातार उठने लगी। सभी संभ्रांत सदस्यों के अपने अपने विचार थे। ली फीयू उन लोगों में से थे जिन्होंने हठपूर्वक इनकार कर दिया। जिन लोगों ने शांति वार्ता का विरोध किया और जिन्होंने वार्ता का समर्थन किया, उन्होंने समान शोर से अपनी राय व्यक्त की। वह से कोई भी पक्ष स्पष्ट विजेता के रूप में सामने नहीं आ सका। अंत में संप्रदाय नेता वांग को अपना पैर नीचे रखना पड़ा और निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि 7 रहस्य संप्रदाय शांति वार्ता आयोजित करेगा, और यदि स्थितियां बहुत हास्यास्पद नहीं होती तो दोनों शक्तियां हाथ मिला लेती। यदि परिस्थितियां बहुत अधिक विषम होती तो वे लड़ना जारी रखते।
हालांकि इस प्रकार का गंदा निर्णय किसी भी पक्ष को संतुष्ट करने में असमर्थ था, फिर भी यह एकमात्र समझौता था। 7 रहस्य संप्रदाय को इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया था। टील मूल चीनी ने कहा, मिट्टी में मिलाया गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 76, बातचीत और विस्फोट अध्याय 76, बातचीत और विस्फोट। 7 मिस्ट्री सेक्ट और फर वुल्फ गैंग के बीच कई चर्चाओं के बाद दोनों अपनी 2 सीमाओं के बीच स्थित फॉलिंग सैंड स्लोप नामक स्थान पर मिलने और चर्चा करने के लिए सहमत हुए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जहां तक चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिनिधि टीमों के सदस्यों की बात है, फर वुल्फ गैंग ने दृढ़तापूर्वक प्रस्ताव रखा कि दोनों पक्षों के पास अच्छे विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में उच्च अधिकार का एक व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा इस चर्चा को आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब ये शर्त सामने लाई गई, तो इससे 7 रहस्य संप्रदाय के भीतर कोई हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि यह बातचीत के लिए एक बहुत ही सामान्य स्थिति थी। बेशक कोई भी पक्ष अपने सर्वोच्च रैंकिंग वाले अभिजात वर्ग को ऐसी खतरनाक स्थिति में भेजने को तैयार नहीं था। 7 मिस्ट्री संप्रदाय अधिक से अधिक एक सहायक संप्रदाय नेता को भेजेगा, जबकि फर वुल्फ गैंग अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समान स्थिति के एक सहायक सदस्य को भेजेगा। इसलिए ये स्थिति कोई समस्या नहीं थी। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष वार्ता के लिए एक निर्धारित तिथि पर सहमत हुए, और जब वह दिन आया तो दोनों समूहों ने बैठक में शामिल होने के लिए लगभग 100 सदस्यों को भेजा। वार्ता के दौरान फर वुल्फ गैंग द्वारा किए जाने वाले किसी भी संभावित हमले की तैयारी के लिए वार्ता में भाग लेने वाले 7 रहस्य संप्रदाय के सदस्यों ने एक सावधानीपूर्वक बैकअप योजना बनाई थी। प्रतिनिधि टीम के अलावा, जिसमें 5 सदस्य शामिल थे, शेष 100 संप्रदाय के सदस्यों ने संप्रदाय के दूसरे सबसे मजबूत सदस्य वाइस संप्रदाय नेताओं के नेतृत्व में एक बड़ा स्क्वाड्रन बनाया। संप्रदाय के 100 सदस्य संप्रदाय के सभी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे। ये सभी सदस्य ज्ञात संरक्षक थे और मुख्य संप्रदाय के सदस्यों के रूप में पूजे जाते थे। उनमें कई बुजुर्ग, प्रभाग प्रमुख, उच्च पदस्थ सदस्य और उनके जैसे लोग शामिल थे। ऐसे सम्मानित सदस्यों द्वारा गठित एक स्क्वाड्रन वास्तव में एक भव्य युद्ध संरचना माने जाने लायक थी। इतने सारे विशेषज्ञों के जुलूस के साथ, भले ही फर वुल्फ गैंग के पूरे कुलीन सैनिकों ने एक ही बार में हमला किया हो, वे शायद संप्रदाय की प्रगति को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। 7 रहस्य संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य, उच्चतम से लेकर निम्नतम सदस्य तक, ने बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। इस कारण से, यदि कुछ भी ऐसा था जो बेईमानी का संकेत देता था, तो वार्ताकार इन उच्च कुशल मार्शल कलाकारों पर भरोसा कर सकते थे ताकि वे जल्दी से जाल से बाहर निकल सके और अपने क्षेत्र में लौट सके, जहां अनगिनत संख्या में संप्रदाय के भाई जिम्मेदार होंगे। उन्हें प्राप्त करना, उन्हें सुरक्षित वापसी का आश्वासन देना। ली फियू भी स्वेच्छा से शामिल हुए। उसके लिए, जिसके पास रहने के लिए ज्यादा समय नहीं था, जगह जितनी खतरनाक होगी, उसकी प्यास उतनी ही अधिक बढ़ेगी। एक बार जब बातचीत की तारीख नजदीक आ गई, तो 7 रहस्य संप्रदाय के लगभग आधे शीर्ष विशेषज्ञों का जुलूस अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उनके लिए इस यात्रा में कम से कम आधे महीने का समय लगेगा और यह धीमी और कठिन होगी। हानली ने इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वार्ता सफल हुई या नहीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद को संयमित करने के लिए बाहरी दुनिया के लिए इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो 7 रहस्य संप्रदाय के उत्थान और पतन का उससे क्या लेना देना था। जब तक उन्होंने उसे शामिल नहीं किया, वह इस मामले की परवाह करने में बहुत आलसी था। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है, इसलिए स्क्वाड्रन के बातचीत के लिए रवाना होने से पहले के दिनों में वह भविष्य में आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने के बारे में शांत और इत्मीनान से रहे। इसके अलावा उन्होंने भविष्य में उपयोग की तैयारी के लिए जड़ी बूटियों के कुछ कीमती बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हानली ने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार जब प्रतिनिधि दल पहाड़ पर लौट आएगा, तो वह आधिकारिक तौर पर संप्रदाय के कुछ सदस्यों को विदाई देगा। यदि संप्रदाय के विशिष्ट सदस्य उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे,
तो उसे उनके सामने अपनी वास्तविक शक्ति का थोड़ा सा खुलासा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, ताकि वे उसकी ताकत देख सकें और उसे वापस पकड़ने से पूरी तरह से हार मान सकें। वास्तव में गुप्त रूप से चले जाना सबसे सुविधाजनक विकल्प होगा, लेकिन हानली को चिंता थी कि जब वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे तो वे उसके परिवार के लिए परेशानी पैदा करेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि संप्रदाय के विशिष्ट सदस्यों को डराने धमकाने की अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से विदाई देना उचित होगा। जरूरी, जहां तक उसके जाने के बहाने की बात है, हानली ने पहले ही इस बारे में सोचने में काफी समय लगा दिया था। उसे बस इतना कहना था कि उसे डॉक्टर मो की याद आती है और वह अपने मालिक की तलाश करना चाहता है। जहां तक इस बात की बात है कि दूसरे ने उस पर विश्वास किया या नहीं, हानली को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी शक्ति उसका समर्थन करते हुए वह इस बारे में चिंतित कैसे हो सकता है कि वे क्या सोचते हैं। जब भी हानली ने इस बारे में सोचा तो वह अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाने और ठंडी मुस्कान का संकेत देने से खुद को नहीं रोक सका। वर्तमान हानली अगर चाहे तो संप्रदाय के कुछ सदस्यों की जान ले सकता है, और यह हथेली घुमाने जितना आसान होगा। बेशक ये सब सिर्फ विचार थे। वह संप्रदाय के सदस्यों की हत्या जैसा कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हानली ने कभी नहीं सोचा होगा कि बातचीत करने वाली टीम के जाने के 4 रात बाद लंबे और अनियंत्रित बालों वाला और सिर से पैर तक धूल से सना हुआ एक मैला कुचला कपड़े पहने व्यक्ति अचानक उसके घर में घुस आएगा। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ हो गईं, और सफेद होठों के साथ उसने एक ही सांस में कर्कश आवाज में उससे कहा, बातचीत टीम समाप्त हो गई है। संप्रदाय के मास्टर वो, संरक्षक, समर्पित बुजुर्ग, वे सभी मर चुके हैं। ये सुनकर हानली अवाक रह गया, लेकिन इससे पहले कि उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक पर्वत श्रृंखला में कहीं से एक तेज और भेदने वाली संतरी चेतावनी हवा में गूंजी। बैंग बैंग। इसके बाद दबी हुई संतरी चेतावनियों की एक और लहर आई। डोन डोन, डिंग डिंग, पेंग पेंग। सभी प्रकार की चेतावनी ध्वनियां एक ही तरीके से गूंज उठी, जिसके बाद पूरे पहाड़ पर युद्ध की अनगिनत चीखें एक के बाद एक उठती और गिरती रहीं। शोर के बीच हथियारों के एक दूसरे से टकराने की हल्की हल्की आवाजें भी थीं। उस एक क्षण में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, जो सूर्यास्त के रंगों से युक्त शांत बादलों से ढका हुआ था, एक विशाल युद्ध का मैदान बन गया जहां सदस्यों का नरसंहार किया गया। हानली का चेहरा बदल गया। वह अपने सामने बात कर रहे व्यक्ति को सुनना जारी रखने में असमर्थ था, और उसके शरीर की चमक के साथ हानली उसके निवास के बाहर दिखाई दिया। उसने तुरंत चारों दिशाओं में देखा, सबसे ऊंची इमारत पाए और अपने पैर को हल्का सा दबाया। उसका शरीर इमारत के शीर्ष पर दिखाई देने लगा। फिर उसने घाटी के बाहर दूर तक देखा। उनकी शक्ल बहुत भद्दी और उदास हो गई। उसकी दृष्टि के कुछ ही दूरी पर पहाड़ आग की लपटों से भरा हुआ लग रहा था, जो आसमान तक पहुंच रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और तलवारें लगातार चमक रही थीं। इसके अलावा हर जगह नजदीकी लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। जो चेतावनी ध्वनियां सुनाई दे रही थी, वे शोर के उन्मादी समूह में गुस्से भरी चीखों के साथ विलीन हो गईं। अपनी पीठ के पीछे चलती हवा को सुनकर उसने बिना सिर घुमाए पूछा, लीफियू, क्या ये जंगली भेड़िया गिरोह है? हाँ, किसने सोचा होगा कि उन्होंने इतनी सावधानी से योजना बनाई होगी। बातचीत करने वाली टीम को व्यावहारिक रूप से नष्ट करने के बाद वे बचे हुए लोगों को मारने के लिए तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए। लंबे और अनियंत्रित बालों वाला धूल भरा मुखबिर बिल्कुल ली फेयू था, जो 4 दिन पहले ही चला गया था। उसकी मौजूदा आवाज में दबे हुए गुस्से की झलक थी, और वह फरवुल्फगैंग की हरकतों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 77, प्रत्युपाय अध्याय 77, जवाबी उपाय। लेकिन जो अजीब है वह ये है कि वे पहाड़ों के आसपास की संतरी चौकियों को कैसे तोड़ गए। जब हम पहाड़ पर वापस लौटे तो हमने स्पष्ट रूप से संतरियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। ली फेयू ने संदेह से भरे हुए खुद से कहा, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। फरवुल्फ गैंग ने इस बड़े हमले की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। गुप्त रूप से संतरियों के भीतर जासूस घुसाना आसान बात है, हानली ने हल्के से कहा। अनदेखे जासूसों के लिए चुपचाप संतरी पदों पर कब्जा कर लेना सामान्य बात होगी, लेकिन अगर फरवुल्फ गैंग आसानी से विभिन्न डिवीजनों पर कब्जा करना चाहे तो यह असंभव होगा। मेरा मानना है कि उनकी योजना पहाड़ पर सभी डिवीजन हॉलों को घेरने की है, लेकिन उन पर हमला करने की नहीं। फिर वे सेटिंग सन समिट में स्थित मुख्य डिवीजन पर अपने हमलों को केंद्रित करने के लिए अपने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करेंगे। उन्हें केवल संप्रदाय नेता को पकड़ने या मारने की जरूरत है, और बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो अब क्या करें? क्या हमें सेटिंग सन समिट में जाना चाहिए? ली फियू के प्रश्न अधीरता से एक दूसरे का अनुसरण कर रहे थे। हान ली अवाक थे। काफी समय के बाद उसने अचानक अपना शरीर ली फियू की ओर कर लिया और गंभीरता से कहा, आपने अभी भी मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है। वार्ता दल में इतने सारे उच्च कुशल विशेषज्ञ थे, तो उन्हें पूरी तरह से कैसे खत्म किया जा सकता था? तार्किक रूप से कहें तो फरवुल्फ गैंग में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों को सुनकर ली फियू के चेहरे की मांसपेशियां एक पल के लिए तनावग्रस्त हो गईं, और वह अपने फटे होठों को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालने से खुद को नहीं रोक सका। कड़वी मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति का संकेत प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने एक के बाद एक बड़ी मात्रा में क्रॉसबो से गोलीबारी की। ये क्रॉसबो सैन्य ग्रेड के थे, सैन्य ग्रेड रैपिड फायर क्रॉसबो। ये सही है, पहाड़ छोड़ने के बाद ये हमारा दूसरा दिन था। हम एक मैदान में घूम रहे थे, और चूंकि हम अभी भी अपने क्षेत्र में थे, इसलिए हर कोई काफी आराम में था। उस क्षण में अनगिनत जंगली भेड़िया गिरोह के सदस्य हर तरफ से प्रकट हुए, और उनके प्रत्येक हाथ में एक कठोर क्रॉसबो था। जल्द ही आकाश क्रॉसबो बोल्ट की बारिश से ढक गया। गुप्त हमले के कारण मार्शल आर्ट कौशल की कमी वाले उन शिष्यों की बोल्ट की अराजक बारिश के बीच मौके पर ही मौत हो गई। केवल कुछ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ या बेहद भाग्यशाली लोग ही इस पहली लहर से बचने में सक्षम थे, लेकिन कई को चोटें आईं, जिससे उनका मार्शल आर्ट कौशल काफी हद तक कमजोर हो गया। मैं भी उनमें से एक हूँ जो भाग्यशाली थे, अन्यथा मैं इसे वापस नहीं कर पाता। इस बिंदु तक बोलते हुए ली फियू को अभी भी कुछ डर था। उसकी आंखों में अनजाने में डर के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि क्रॉसबो बोल्ट की वॉली की छवि ने ली फियू की ओर से काफी बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। तीरों की बौछार के बाद अन्य विशेषज्ञ प्रकट हुए, और सभी ने एक भीषण युद्ध में भाग लिया। हमारी बची हुई सेनाओं ने हमारे जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से जाकर हमारी संरचना को तोड़ने का फैसला किया। मेरी किस्मत भी अच्छी थी। दुश्मन की नजर में मैं उनकी हत्याओं की सूची में ऊपर नहीं था, इसलिए केवल कुछ ही लोगों ने मेरा अनुसरण किया, और उनकी मार्शल आर्ट कौशल बहुत गहरी नहीं थी, जिससे मुझे अपना वध करने की अनुमति मिल सके। लेकिन जैसे ही मैं वापस लौट रहा था, मुझे पता चला कि जंगली भेड़िया गिरोह ने हमारी चौकियों पर एक एक करके तेजी से कब्जा कर लिया था। वे उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो घात से बचकर उनके जाल में फंस गए। 2 बार जाल में फंसने के बाद अब मुझ में मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं अन्य संप्रदाय के सदस्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। बाद में मैंने अपना संकल्प मजबूत किया और सीधे तौर पर नीले कपड़े पहने हुए एक जंगली भेड़िया गिरोह के कानून लागू करने वाले पर हमला कर दिया। उनसे मुझे पता चला कि संप्रदाय के नेता वो और कई अन्य बुजुर्ग उन अनगिनत विशेषज्ञों के हाथों युद्ध में मारे गए हैं, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। केवल वे लोग बचे थे जो मेरी तरह भाग गए थे, जिन्हें न तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और न ही बहुत कमजोर। इस खबर को जानने के बाद मैंने और देर करने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत के साथ पहाड़ पर वापस चढ़ गया। आधे रास्ते में मैं संयोग से 2 अन्य लोगों से मिला, जो मेरी तरह मौत से बचने में कामयाब रहे थे। हम सब मिलकर एक दिन और एक रात तक भागते रहे और अंततः वापस पहाड़ पर लौट आए। एक बार जब हम वापस लौटे,
तो अन्य 2 संप्रदाय नेता वांग को सूचित करने के लिए सेटिंग सन शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हो गए कि बातचीत टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे अपना घाव ठीक करना है और हमारे जवाबी हमले पर चर्चा करने के लिए गुप्त रूप से आपसे मिलने आया हूँ। हालांकि संप्रदाय के नेता वो और अनगिनत अन्य लोग घात के दौरान मारे गए, कुछ शिष्य भागने में सफल रहे। संप्रदाय के भीतर हमारा दर्जा न तो ऊंचा है और न ही नीचा। कौन जानता है कि उच्च अधिकारी क्रोध से प्रेरित होकर सारा दोष हम पर मर देंगे और हमें बलि का बकरा बना देंगे। हालांकि मैंने आपको सब कुछ बताना समाप्त नहीं किया है। जंगली भेड़िया गिरोह पहाड़ पर अपना कत्लेआम कर रहा है। आपको मुझे बताना होगा कि हमें अभी क्या करना चाहिए। ली फियू ने असहाय भाव से एक ही सांस में ये सब कह दिया। ये सुनकर हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोचने के लिए अपना सिर झुका लिया। इस समय वध की आवाजें और भी तीव्र हो गईं, और समय समय पर लोगों के मरने की शोकपूर्ण आवाज गूंजती थी, जिसे सुनने वाले कांपने के अलावा कुछ नहीं करते थे। क्या आपके पास अभी भी पहाड़ पर अधीनस्थ हैं? हान ली ने पूछा। उसकी आवाज बेहद गंभीर हो गई। हाँ, मेरे पास अभी भी 20 अधीनस्थ हैं जो एल्डरली के निवास के पास कई घरों में स्थित हैं। मैंने मूल रूप से बातचीत टीम के लौटने के बाद कुछ मामलों को निपटाने के लिए उन्हें बाहर ले जाने की योजना बनाई थी। तो ठीक है, हम सबसे पहले एल्डरली के पास जाएंगे, अन्य लोगों को इकट्ठा करने के साथ साथ लेडी झांग शियाउर और एल्डरली से मिलने का अवसर लेने के लिए निवास। जहां तक हमारे अगले कदम की बात है, स्थिति के बारे में और अधिक जानने के बाद हम निर्णय लेंगे। हान ली ने बेहद तर्कसंगत प्रतीत होते हुए शांति से कहा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। अभी बाहर अराजकता है। मैं जियोर के बारे में बहुत चिंतित हूँ। ली फियू ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। ये ऑडियो बुक 107 में एम्बेडेड है। हान ली ने ली फियू की ओर देखा। वह अपने विचारों के बारे में पूरी तरह असमंजस में था। एक ओर ली फियू झांग शियाउर के बारे में बेहद चिंतित था, लेकिन दूसरी ओर वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है। फिर भी वह उससे शादी करना चाहता था, स्पष्ट रूप से जानते हुए भी कि वह विधवा हो जाएगी। यह विरोधाभासी सा थी। हान ली ने गुप्त रूप से अपने अच्छे दोस्त को बहुत सुखद मूल्यांकन नहीं दिया। हान ली हल्के से कूदे और छत से नीचे उतरे। कुछ ही देर बाद ली फियू उसके पीछे पीछे आया। मुझे जाकर कुछ सामान इकट्ठा करने दो, फिर हम तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं शियू की सुरक्षा को लेकर वास्तव में चिंतित हूँ। ये सुनकर हान ली केवल अवाक रह गया। दूसरा लगातार जियोर बड़बड़ा रहा था, बहुत दुखी लग रहा था और हान ली को ईर्ष्या के साथ थोड़ी घृणा का एहसास करा रहा था। हान ली ने अब प्यार में डूबे ली फेयू पर ध्यान देना जारी नहीं रखा। उसने अपने काम से काम रखा और अपने घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा, तेजी से सभी प्रकार की अलग अलग लेकिन आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 78 वन नरसंहार अध्याय 78 वन नरसंहार। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक 208 में निहित है। आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को रोक पाने में असमर्थ, ली फेयू ने हान ली को अपने निवास से बाहर निकलते देखकर जल्दी से पूछा। हान ली ने दूसरे छोटे आवास की ओर जाने से पहले दरवाजा बंद करके ली फियू की ओर घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुटिल आत्मा, बाहर आओ। आज रात सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। हान ली की आवाज कम होने से पहले ही एक पेंग ध्वनि गूंज उठी। लकड़ी का दरवाजा एक कागज के टुकड़े की तरह था, जो एक विशाल शरीर की छाया के बाहर निकलते ही धूल में बिखर गया। ली फियू की दोनों आंखें कुछ हद तक सीधी हो गईं और वह जम गया। उसने अपने सामने उस विशाल दैत्य को देखा जिससे राक्षसी आभा निकल रही थी। हालांकि उसके सिर के चारों ओर एक हुड लपेटा हुआ था, जिससे उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं। विशाल दैत्य चुपचाप हान ली के पीछे चला गया। चल दर, हान ली मुस्कुराए। अब ली फियू को साथ लाने का आग्रह करने की उसकी बारी थी। ओह, ली फियू हॉर्न फने लगा, मानो वह सदमे से जागा हो।
अपना मुंह बंद करने और चुपचाप घाटी से बाहर जाने से पहले जब उसने हान ली से विशाल की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। हान ली ने ली फियू की पीठ की ओर देखा और तेजी से चलने से पहले अपने दोस्त को पकड़ने के लिए वह हंसा। विशाल कुटिल आत्मा उसके पीछे पीछे चल रही थी। ली फियू की विवेकशीलता से हान ली बेहद प्रसन्न थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों अपनी निजता का परस्पर सम्मान करते थे। ये भी एक कारण था कि वे इतने घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके चलने की गति बेहद तेज थी और पलक झपकते ही वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ली फियू ने जंगल में जाने के लिए अपना पैर उठाया, हान ली ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ली फियू का कंधा पकड़ लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाया। आप क्या कर रहे हो? ली फियू ने हतप्रभ और असंतुष्ट होकर पूछा। किसी को जानना चाहिए कि उसका हृदय अत्यंत व्याकुल था, प्रचंड अग्नि के समान। वहां कोई आ रहा है और उनमें से एक से अधिक लोग आ रहे हैं, हान ली ने धीरे से समझाया। ली फियू चौंक गया और उसने तुरंत सुनने के लिए अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन काफी देर के बाद भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला। उसकी आंखों में स्पष्ट संदेह था। उसने हान ली की ओर देखा, लेकिन हान ली ने उसकी नजरों की उपेक्षा की और उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आप। जैसे ही ली फियू ने अपना मुंह खोला, हान ली ने अचानक एक उंगली उठाई, उसे अपने होठों पर रखा और ली फियू को चुप रहने का संकेत दिया। ली फियू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वह बेहद अनिच्छुक था, लेकिन आदत से मजबूर होकर उसने हान ली की बात सुनने का फैसला किया और चुप रहा। काफी समय बीत गया। इस बार ली फियू की अभिव्यक्ति भारी हो गई क्योंकि उसने हान ली को देखने के लिए आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। आखिरकार उसने कई कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच वहां लोगों का एक समूह था। प्रवर्तक सूर्य। इस जंगल के बगल में एक विशाल घंटी के आकार का जंगल है, घाटी और एक छोटी सी सड़क। ऐसा लगता है जैसे ये गॉड हैंड वैली है जिसके बारे में वाइस कमांडर ने हमें बताया था। जंगल की दिशा से एक तेज आवाज सुनाई दी। सही मानचित्र और इस विशाल घंटी के आकार की घाटी के अनुसार कोई गलती नहीं है। ये जगह है। आप सभी को बेहतर याद होगा, कमांडर ने एक पूर्ण आदेश जारी किया है। हमें दिव्य चिकित्सक का जीवित अपहरण करना है। किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उस व्यक्ति पर गिरोह के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समझा? एक और तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुर्गी अपने छोटे बच्चों को आदेश दे रही हो। हाँ हाँ। उसी क्षण पुष्टियों की एक श्रृंखला सुनाई दी और जोर से उत्तर देने वाली आवाजों को देखते हुए 10 से अधिक लोग होने चाहिए थे। उनका सांस नियंत्रण काफी मजबूत लग रहा था, जिससे वे सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ लग रहे थे। नीले वस्त्र वाले एनफोर्सर के अलावा जंगली भेड़िया गिरोह के बाकी सभी लोग संभ्रांत हैं। नीली पोशाक वाला एनफोर्सर हमारे संप्रदाय के रक्षकों के समान है, जबकि अभिजात वर्ग आंतरिक शिष्यों के समान थे। ली फियू ने हान ली को समझाते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया। ली फियू को पता था कि उसके अच्छे दोस्त ने कभी भी अपने संप्रदाय के मामलों की परवाह करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई थी, इसलिए वह हान ली से यह पूछने के लिए परेशान नहीं हो सकता था कि वह इतनी दूर कदमों की आवाज को कैसे नोटिस कर पाया। इसके बजाय उन्होंने हान ली को स्थिति समझाने और उनकी पहचान क्या थी, ये समझाने के लिए समय का उपयोग करने का विकल्प चुना, जिसका इरादा हान ली को लापरवाह न होने की चेतावनी देना था। जिस क्षण हान ली ने ली फियू को बोलते हुए सुना, वह तुरंत समझ गया कि ली फियू क्या कहना चाह रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि हान ली बेहद बेपरवाह था। ली फियू की चिंता बढ़ती जा रही थी। मेरी वर्तमान ताकत के आधार पर उस नीले वस्त्रधारी एनफोर्सर के साथ आमने सामने की लड़ाई में सीधे भिड़ने का कोई तरीका नहीं है। उसके आसपास के उनके अभिजात वर्ग का तो जिक्र ही नहीं। मैं जानता हूँ कि आमतौर पर आपके पास बहुत सारी चालाक योजनाएं होंगी, इसलिए आपके पास जो भी विचार हो उन्हें तुरंत सूचीबद्ध करें। यदि नहीं, तो जल्द ही कार्रवाई करने में बहुत देर हो जाएगी। ली फियू का वाक्य बहुत जल्दी सुनाया गया क्योंकि लोगों का समूह पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुका था और उनकी ओर चलना शुरू कर दिया था।
यदि नहीं, तो आइए पहले हम अपने शत्रुओं की अग्रिम पंक्ति से बचते हुए अस्थायी रूप से छिप जाएं। ली फियू ने एक बेहतरीन विचार सुझाया, लेकिन ली फियू के लिए अफसोसजनक बात यह थी कि हान ली का उनकी सलाह पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। कुटिल आत्मा, उस नीले वस्त्रधारी प्रवर्तक के अलावा, मैं चाहता हूँ कि तुम उस जंगल में सभी को नष्ट कर दो। हान ली ने ठंडे स्वर में आदेश देते हुए अपना सिर घुमाया और उस विशाल व्यक्ति की ओर देखा। क्या? हान ली द्वारा कहे गए शब्दों को सुनने के बाद ली फेयू को बहुत झटका लगा, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, हान ली के पीछे वह विशालकाय तूफान की गति से आगे बढ़ा और तेजी से घने अंधेरे जंगल में भाग गया। लगभग तुरंत ही जंगली भेड़िया गिरोह के सदस्यों की आवाजें चिल्लाने लगी। हाँ, आह, कौन है भाई? शट, वहाँ एक घात है। ये राक्षस क्या है? अर्घे, जल्दी भागो, अर्घ। जंगल में सदमे की मातमी चीखें गूंज उठी, जो धीरे धीरे खत्म होने से पहले दयनीय चीखों के शोर में बदल गईं। कुछ ही देर में वहाँ केवल सन्नाटा था। ली फियू ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ जंगल की ओर शून्यता से देखा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 79 प्रश्न करना। इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। अध्याय 79 प्रश्न करना। एक छोटे से चूजे को पकड़ने के समान विशालकाय ने नीले कपड़े पहने आदमी को एक हाथ से उठाया और तेजी से जंगल से बाहर चला गया। उसका शरीर खून के धब्बों से ढका हुआ, उसके हरे वस्त्रों की दृष्टि से खिलते हुए आड़ू के फूल की चमक के समान था। ली फियू ने ठंडी हवा का झोंका लिया। जैसे ही विशाल राक्षस उन दोनों के सामने आया, उसने नीले वस्त्र पहने व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही समय बाद ली फियू को खून की तीखी गंध महसूस हुई जो उसकी ओर आ रही थी। ली फियू की अभिव्यक्ति में जबरदस्त बदलाव आया, क्योंकि वह अनजाने में पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था और अपने हाथों से चेतावनी का इशारा कर रहा था। विशाल दैत्य को ली फियू के कार्यों से कोई सरोकार नहीं था। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और हान ली के पीछे खड़ा हो गया, चुप और गतिहीन हो गया, जैसे कि उसने वह स्थान कभी छोड़ा ही न हो। तभी ली फियू ने हवा में सांस छोड़ी। वह अचानक बाहर निकल गया जब उसने शांत हान ली की ओर चोरी छिपे नजरें चुराते हुए जमीन पर पड़े नीले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा तो हंसी आ गई। मैं कहता हूँ, आप अभी भी इतने शांत और संयमित कैसे रह सकते हैं? तो इसका कारण आपकी पीठ पीछे विशेषज्ञ था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे इस पूरे समय घबराहट में डाल दिया। हालांकि सतह पर बहुत आराम से दिखाई देने वाले ली फियू का दिल बेतहाशा कांप रहा था, क्योंकि उसने हरे पहने हुए विशाल और हान ली के बीच के रिश्ते का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। हान ली बता सकता था कि ली फियू क्या सोच रहा था, लेकिन उसका उसे कुछ भी समझाने का कोई इरादा नहीं था। हान ली के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई और उसने शांति से कहा, इस नीले वस्त्र वाले एनफोर्सर को बहुत सारी जानकारी पता होनी चाहिए। हम में से कौन उससे पूछताछ करेगा? मुझे लगता है कि डिवीजन हेड डिप्टी, आपको इस मामले में मुझसे अधिक अनुभव होना चाहिए। क्या मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूं? ये देखते हुए कि हान ली ने सवाल को कैसे टाल दिया, वह जानता था कि हान ली का उस विशालकाय व्यक्ति से परिचय कराने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे में वह अपने दिल में चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि एनफोर्सर से पूछताछ के संबंध में उनकी बेहद दिलचस्पी थी। हान ली का सुझाव सुनने के बाद उसने धारा के साथ बहती नाव की तरह प्रस्ताव को तेजी से स्वीकार कर लिया। ली फेयू ने नीले कपड़े पहने आदमी को उठाया, हल्के से जंगल में ले गया और पूछताछ शुरू कर दी, जबकि हान ली इत्मीनान से पास के घास के मैदान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ली फेयू अपने चेहरे पर उदासी लिए हुए जंगल से बाहर आया। तुम इतने तेज क्यों हो? क्या ऐसी कोई खबर है जिसका हम उपयोग कर सकें? हान ली खड़े नहीं हुए। पूछते समय उसने केवल अपनी भौहें सिकोड़ ली। हम्फ, वह सन की काया, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। जहाँ तक खबर का सवाल है, जानकारी के दो टुकड़े हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप पहले किसके बारे में सुनना चाहते हैं?
ली फियू ने उदास भाव से उत्तर दिया। पहले मुझे खुशखबरी दो, कम से कम हम इसे सुनने के बाद अधिक खुश होंगे, हान ली ने उदासीनता से कहा। अच्छी खबर यह है कि फरवुल्फ गैंग की योजना के बारे में आपका अनुमान सही था। सहायक बलों का हमला शुरू करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वे अन्य पर्वत चोटियों पर कब्जा करके घाटी को घेरना चाहते हैं। इस बीच उनकी मुख्य सेना आक्रामक हमले शुरू करने के लिए सेटिंग सन शिखर सम्मेलन की ओर जुट रही है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कई महत्वपूर्ण चौकियों पर नियंत्रण हासिल कर चुके हैं। ली फेयू शांत लग रहे थे, जैसे कि उन्हें उच्च स्तर के अधिकार वाले लोगों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। अगर यह अच्छी खबर थी तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बुरी खबर सचमुच भयानक होगी, हान ली ने आत्मविश्वास के साथ यह कहते हुए अपनी नाक रगड़ी। कोअमू, तुम एकदम सही हो। बुरी खबर यह है कि कई छोटे संप्रदाय जैसे मेटल स्पीयर एसोसिएशन और ब्रोकन वाटर संप्रदाय सेलेस्टियल रेनबो पर्वत के खिलाफ फरवुल्फ गैंग के हमले में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा 7 रहस्य संप्रदाय एक आसन आपदा का सामना करने जा रहा है। टीएल क्रोमाउथ, एक व्यक्ति जो हमेशा निराशावादी बातें कहता है, खबर सुनने के बाद हान ली सदमे में आ गए। यह उसकी उम्मीदों से बाहर था। हमें हमलावरों की संख्या की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने युवा प्रियजनों और मातहतों से मिलना और अराजक लड़ाई द्वारा प्रदान की गई आड़ में यहाँ से चले जाना सबसे अच्छा होगा। हान ली काफी शांत थे क्योंकि उन्होंने एक तर्कसंगत सुझाव दिया था। ली फियू ने तुरंत अपनी सहमति का संकेत दिया, क्योंकि यह योजना उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल थी। और वह आदमी, तुमने उसे कैसे संभाला? हान ली ने अचानक पूछा। मैंने उसे मार दिया। क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसे साथ लाना चाहिए था? ली फियू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ये सुनने के बाद हान ली ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना एक हाथ जमीन पर रखा और अपनी बैठने की स्थिति से उठ खड़ा हुआ। चल दर, हमें किसी भी शत्रु से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो उन सभी को मार डालो जो हमें खोजते हैं। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हान ली ने हल्के ढंग से बात की थी, लेकिन उनके शब्दों में असीमित हत्या का इरादा और रक्तपात था। गॉडहैंड वैली से कुछ ली दूर एल्डरली का आंगन इस समय लोगों से भरा हुआ था। वहां नर और मादा, सभी युवा और वृद्ध थे। ऐसा लग रहा था कि वे मार्शल आर्ट के बारे में जरा भी नहीं जानते थे और चेहरे पर भयभीत भाव के साथ धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे। काले वस्त्र पहने 2 आकृतियां, तलवारों और कृपाणों से सुसज्जित, आंगन के पास सतर्कता से रखवाली कर रही थीं। आंगन के अंदर के लोगों की तुलना में वे बेहद आकर्षक थे। एक के लिविंग रूम में नवासों में 2 लोग चर्चा के बीच में थे। मुझे लोगों को बाहर भेजने पर आपत्ति है। यहाँ हमारी रक्षात्मक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अगर मैं अब भी लोगों को बाहर भेजूं, तो क्या हमारी स्थिति और कमजोर नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े पेट वाले एक अधेड़ उम्र के फैटी ने दृढ़ता से आपत्ति करते हुए अपना सिर तेजी से हिलाते हुए सभी जगह लार छिड़क दी। लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। यदि हम लोगों को स्काउटिंग के लिए नहीं भेजते हैं, तो क्या ये स्वयं को अंधा करने के समान नहीं होगा? ये बहुत निष्क्रिय है। जो व्यक्ति फैटी के खिलाफ बहस कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मारोन गेल्डली का प्रिय शिष्य था। निष्क्रिय, ऐसा ही होगा। वहाँ होने वाली चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मेरे लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में रहने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। मुझे मत बताओ कि तुम मेरे आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हो। फैटी ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाईं और अचानक अपने लिबादे से एक सुनहरी पीली गोली निकाली। माँ रोन के सामने कमांड मेडल हिलाते हुए उसके चेहरे पर असहनीय अहंकार की झलक दिखाई दी। माँ रोन ने कमांड मेडेलियन को देखने से पहले फैटी पर नजर डाली। आह भरते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उत्तर दिया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं आपके आदरणीय आदेशों का पालन करूंगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 80। शत्रु से मुठभेड़ अध्याय 80। शत्रु का सामना करना यह आदेश पदक संप्रदाय नेता वान के व्यक्तिगत अधिकार के बराबर था।
पदक प्राप्त करने से व्यक्ति एक बुजुर्ग से कम रैंक वाले सभी शिष्यों को आदेश देने में सक्षम हो जाता है। ये फेटी संप्रदाय नेता वान का भरोसेमंद सहयोगी हुआ, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह संप्रदाय नेता वान का करीबी चचेरा भाई था। इसलिए संप्रदाय नेता वान के किसी भी आदेश या संदेश को इस व्यक्ति के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा। कुछ समय पहले संप्रदाय के नेता वान ने कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए पहाड़ की चोटी पर बैठे एल्डरली से पूछने के लिए फेटी पर भरोसा करते हुए जल्दबाजी में यह आदेश पदक प्रदान किया था। हालांकि जब इस फेटी ने ऑर्डर जारी करना समाप्त कर दिया तो उसे लगा कि सूर्यास्त के बाद तुरंत वापस जाना बहुत थका देने वाला होगा। उस पर दिए गए कर्तव्यनिष्ठ विश्वास का लाभ उठाकर वह पहाड़ से नीचे लौटने से पहले आराम करने के लिए एल्डरली की हवेली में रुका। बुजुर्ग ली ने असहायता पूर्वक उसे समायोजित किया क्योंकि उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने झांक शियाउर और कई अन्य शिष्यों को सूर्यास्त होते ही पहाड़ से नीचे ले जाने की व्यवस्था की। हालांकि थोड़े समय के बाद जंगली भेड़िया गिरोह के हमले के कारण पर्वत की चोटी पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस मोटू की कायरता अतुलनीय थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अकेले लौटने को तैयार नहीं था। हालांकि आंगन में मौजूद लोग सात रहस्य संप्रदाय से संबंधित शिष्यों के कई परिवार के सदस्य थे। उनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट नहीं जानते थे और अपनी असमर्थता के कारण जब अराजकता की आवाज उन तक पहुंची तो उन्होंने डर के मारे अपना सिर खो दिया। वे संभवतः क्या कर सकते थे? इस डेटा के स्रोत का बंधन ऑडियो बुक्स 108 में निहित है। सौभाग्य से मारोन काफी निर्णायक थे। उन्होंने तुरंत उन 20 शिष्यों से मदद का अनुरोध किया जिन्हें ली फेयू ने उनके नियंत्रण में छोड़ दिया था और उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया। चूंकि उन सभी को घेर लिया गया था, इसलिए उन्हें रात में अनियंत्रित होकर भागने और किसी भी दुर्घटना का सामना करने से रोका गया। चूंकि यह जगह काफी दुर्गम थी और पहाड़ी दर्रे पर बनी थी, इसलिए इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भले ही उन्होंने अलार्म और जोर से युद्ध की चीखें सुनी हो, अंततः सारा शोर बाहर होने वाली घटनाओं से संबंधित था। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। इस प्रकार जब मारोन ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण करना समाप्त कर लिया तो उसने कुछ लोगों को बाहर भेजने और समाचार पूछने के लिए भेजने की योजना बनाई। इस समय फेटी, जो मार्शल आर्ट में थोड़ी सी भी क्षमता में असमर्थ था, ने झूठे दिखावे के तहत काम किया। उन्होंने न केवल उन्हें जानकारी के लिए खोजबीन करने से रोका, उन्होंने इन बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ शिष्यों पर मारोन के अधिकार को छीनने के लिए कमांड पदक पर भी भरोसा किया। उसके बाद उसने स्थान सुरक्षित करने और अपना सिर रेत में दफनाने की योजना बनाई। मारोन दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी रखने के महत्व को जानता था। उन्होंने फेटी के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन फेटी इतना डरा हुआ था कि उसने इसकी परवाह नहीं की। क्योंकि फेटी संप्रदाय नेता वान के कमांड मेडलियन के अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था, मारोन को व्यक्तिगत रूप से इधर उधर घूमने की भी अनुमति नहीं थी। ये स्पष्ट लग रहा था कि फेटी ने सोचा था कि मारोन उसके जीवन की सुरक्षा के लिए उसका निजी रक्षक था। जैसे मारोन लिविंग रूम के अंदर गर्म टिन की छत पर एक बिल्ली की तरह चिंतित थी और गोल गोल घूम रही थी। फिर भी इस अज्ञानी मोटू का अनुसरण करता रहा। 7 रहस्य संप्रदाय में आदेशों की अवहेलना करने वालों और बिना अनुमति के कार्य करने वालों को कठोर अनुशासन दिया जाता था। हल्के अपराधों की सजा किसी की खेती को नष्ट करने और संप्रदाय से निष्कासन के रूप में दी जाती थी। हालांकि यदि किसी ने कोई भारी अपराध किया है तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि एकमात्र सजा अपराधी का सिर कलम करना है। मारोन को पूरी तरह से पता था कि बाहर होने वाली दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं संप्रदाय के लिए जीवन या मृत्यु का मामला हो सकती हैं, लेकिन वह एक भी कदम आगे बढ़ाने में असमर्थ थे। इस समय मारोन की इच्छा थी कि वह इस तथाकथित श्रेष्ठ को थप्पड़ मार सके। इस बीच हान ली और ली फियू को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है, इसलिए वे एल्डलिल के आवास की ओर जल्दी से जा रहे थे। वहां की यात्रा में
उनकी मुलाकात कई डाकुओं से हुई और उन्हें अपने दुश्मनों से या तो बचना था या चकमा देना था। वे यथासंभव बार बार अपने ट्रैक छुपाते भी थे। जब वे एल्डरली के निवास से केवल 1.5 किलोमीटर दूर थे, तो वे सीधे काले कपड़े पहने लोगों के एक समूह में भाग गए और इस तरह अपनी उपस्थिति को छिपाने में असमर्थ रहे। ये दुश्मन से उनकी पहली मुठभेड़ थी। वर्तमान में वहां 10 से अधिक काले कपड़े पहने लोग थे जिनके हाथ में स्टील की कृपानें थीं। उन्होंने हान ली फियू और क्रुक सोल को हर दिशा से घेर लिया। उनके फुटवर्क की जांच करने से हान ली को ये प्रतीत हुआ कि जिनकी आस्तीन पर सफेद कढ़ाई की एक ही रेखा थी, वे समूह के साथ साथ अधिकांश सदस्यों में भी सबसे कमजोर थे। जिन मार्शल आर्टिस्टों की आस्तीन पर 2 सफेद रेखाएं कढ़ाई की हुई थी, वे थोड़े मजबूत थे, लेकिन सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी 3 सफेद रेखाओं वाले थे। ये स्पष्ट था कि चेहरे पर चोट के निशान वाला व्यक्ति इस समूह का नेता था। जैसे ही दाग चेहरे वाले नेता ने सावधानी से उन लोगों का आकार गिना जिन्हें उसने घेर रखा था, वह गुप्त रूप से कुछ हद तक चकित महसूस कर रहा था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि दाग चेहरे वाले नेता को ऐसा महसूस हुआ। तीनों के बीच में खड़े ली फियू के बाल बिखरे हुए थे और उसकी शक्ल गंदी और घिसी पिटी थी। वह ऐसा लग रहा था मानो वह पहाड़ों का कोई रसोया हो। हान ली की आंखें भावनाहीन थीं, जबकि उसकी त्वचा एक किसान की तरह काली थी जो मार्शल आर्ट नहीं जानता था। हालांकि उनके ऊंचे निर्माण ने अधिक दबाव पैदा किया था। वे बांस की टोपियां भी पहनते थे। उनके अलावा एक रक्तरंजित कुटिल आत्मा थी। ये तीनों एक साथ खड़े होकर ऐसे लग रहे थे जैसे ये तीनों एक साथ खड़े हों। भले ही दाग धब्बे वाले चेहरे वाले नेता के पास जियांग हू का काफी अनुभव था, फिर भी वह कुछ हद तक हैरान थे। उसने अपने अधीनस्थों की ओर घूरकर देखा और उन्हें संकेत दिया कि वे अपनी सतर्कता में कमी न आने दें। फिर वह विरोधी पक्ष की ओर जोर से चिल्लाया, चाहे आप कोई भी हो, 7 रहस्य संप्रदाय पहले ही गिर चुका है। आत्मसमर्पण करो और तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। हान ली मुस्कुराए, अपना सिर ली फियू की ओर घुमाया और कहा, इसे कौन संभालेगा? या क्या आप चाहेंगे कि क्रुक सोल इसका ध्यान रखे? जैसे ही ली फियू ने उसकी बातें सुनी, उसकी आंखों में एक अशुभ चमक चमक उठी। उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, इन लोगों के कपटों से उन्हें ब्रोकन वाटर संप्रदाय के निम्न स्तर के शिष्य होना चाहिए। मैंने लंबे समय तक जंगली भेड़िया गिरोह के डाकुओं का शिकार किया है और उन्हें मारा है। मुझे उन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने दीजिए। इसके अलावा ऐसा होता है कि मैं उनके हथियारों का उपयोग करता हूँ। जब तक ली फेयू ने बात खत्म की, तब तक दुश्मन सेनाएं इंद्रधनुष की तरह उड़ गईं। पलक झपकते ही ली फेयू पहले से ही काले कपड़े पहने निकटतम व्यक्ति के सामने थी। काले कपड़े वाला आदमी आश्चर्यचकित रह गया और अपने स्टील कृपाण को चमकाने के बारे में लगभग भूल गया। हालांकि उसने पाया कि उसके हाथों में कृपाण अचानक उसके दुश्मन के हाथों में थी। वह घबराकर जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश की एक रेखा चमकी, जिसने उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। साफ सुथरी, फुर्तीली और बिजली की तरह तेज गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ ली फेयू ने चोरी की कृपाण से ब्रोकन वाटर संप्रदाय के कई शिष्यों को पहले ही मार डाला था, इससे पहले कि वे उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर पाते। जो लोग बचे थे उनके रंग रूप बहुत बदलने लगे, विशेषकर विकृत चेहरे वाले नेता के। चूंकि उसकी मार्शल आर्ट दूसरों की तुलना में कहीं अधिक महान थी, इसलिए उसका दिल डूब गया था सबसे दूर। उन्हें अतीत में विनाशकारी विशेषज्ञों का सामना करना स्पष्ट रूप से याद था। उस समय वह बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से आदेश दिया, हर कोई पीछे हट जाओ। तितर बितर, जल्दी से सिग्नल भेजें और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञों को बुलाएं। इस वाक्य ने काले कपड़े पहने अन्य लोगों का ध्यान खींचा और वे तुरंत पीछे हट गए। एक घेरे में अपनी मूल स्थिति के कारण वे तेजी से भागते हुए सभी दिशाओं में बिखर गए। कुछ लोग उनके सीने से कुछ छीनकर किनारे की ओर भागे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तथाकथित सिग्नल का पता लगा लिया है। 2 कशीदाकारी रेखाओं वाला एक काले कपड़े वाला आदमी सबसे तेज दौड़ा।
बस कुछ ही कदम चलने पर वह पहले ही कई झांक से भाग चुका था। TL1 झांक 10 या 3.58 मीटर के बराबर है। वह ये सोचकर गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ कि अपने जीवन के लिए भागने में कुछ आशा है। हालांकि वह अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडे एहसास को नोटिस करने में असफल रहा। एक आधा इंच का बिंदु उसके एडम के सेब में घुस गया और फिर तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये देखकर वह सदमे में डूबे बिना नहीं रह सका। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर का एहसास नहीं हो रहा था। अपनी सारी ताकत खोकर वह असहाय होकर अपने शरीर को देखता रहा और धीरे धीरे गिर गया। उसकी पीठ लंगड़ाकर फर्श पर गिर गई। अब वह एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं रह गया था। इस समय उसे एहसास हुआ कि एक तलवार अप्रत्याशित रूप से उसके गले में घुस गई है। ये काले कपड़े वाला व्यक्ति स्वयं को अप्रतिष्ठित महसूस कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से सबसे दूर भाग गया था, तो वह इतनी जल्दी कैसे मर सकता था। बड़े प्रयास से उसने अपना सिर एक ओर घुमाया। मृत्यु के द्वार का सामना करते हुए उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में एक रुक कर परछाई देखी जो सबसे दूर दूसरे काले कपड़े पहने व्यक्ति के पीछे दिखाई दी थी। पंख की तरह हल्की चोट के साथ छाया चमकी और लुप्त हो गई। उसके बाद एक और साथी संप्रदाय का शिष्य प्रकट हुआ और एक समान सफेद रोशनी चमकी। तलवार एक बार फिर एक साथी संप्रदाय के शिष्य के गले में आर पार हो गई। उसकी तरह उनके शरीर भी उनके गले से खून रिसते हुए घास के मैदान में गिर गए। परछाई की हत्याओं को देखने के बाद काले कपड़े पहने यह व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अकेले नहीं मरेगा। जल्द ही उनके साथ कई अन्य लोग भी होंगे। वह छाया एक राक्षस की तरह थी और यह असंभव था कि काले कपड़े पहने शिष्यों में से एक भी इस राक्षस की पकड़ से बच सकता था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।